दोस्तों, क्यों अमेरिका ने भारत का साथ छोड़कर पाकिस्तान का साथ चुन लिया है और फ्रांस का वो कौन सा बयान आया है जिसकी वजह से रूस से लेकर अमेरिका तक नाराज दिखाई दे रहे हैं, और क्यों अब रूस और चीन ने अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। आज काफी सारी ऐसी अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिटेल में नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के दावे की। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा है कि 2025 के भारत-पाक सैन्य तनाव में सीज फायर उनकी वजह से हुआ। उनका दावा है कि उन्होंने दोनों देशों को 200% टैरिफ की धमकी दी थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उस दौरान 11 महंगे लड़ाकू विमान गिराए गए। दिलचस्प बात यह है कि पहले ये संख्या 7 बताई गई थी, अब 11 बताई जा रही है, यानी बयान बदल रहे हैं और इसी वजह से सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन भारत का आधिकारिक रुख बिल्कुल अलग है। नई दिल्ली ने साफ कहा है कि तनाव खत्म हुआ तो वो किसी तीसरे देश की मध्यस्थता से नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच DGMO स्तर की सीधी सैन्य बातचीत से हुआ। अब जरा घटनाक्रम को क्रम से समझते हैं। पहलगाम हमले के बाद 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस कार्रवाई का लक्ष्य आतंकी ढांचे थे। इसके बाद सीमा पर तनाव बढ़ा, स्थिति संवेदनशील हुई, लेकिन 10 मई की रात DGMO हॉटलाइन के जरिए बातचीत हुई और वहीं से शांति बहाल हुई। यानी भारत का कहना है यह सैन्य चैनल के जरिए सुलझा मामला था, कोई बाहरी दबाव निर्णायक नहीं था। इसके विपरीत ट्रंप इसे ट्रेड प्रेशर डिप्लोमेसी कह रहे हैं। और खास बात यह है कि जिस कार्यक्रम में उन्होंने ये दावा दोहराया वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बयान का विरोध नहीं किया। यहीं से कहानी और रोचक हो जाती है। क्या पाकिस्तान इस नैरेटिव को स्वीकार कर रहा है? क्या यह भविष्य में अमेरिका पाक रिश्तों के नए संकेत हैं, या यह सिर्फ राजनीतिक मंच से दिया गया बयान है? सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सच क्या है, सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कौन सा नैरेटिव स्थापित हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई पहल की घोषणा की है। नाम दिया गया है बोर्ड ऑफ पीस। उनका दावा है कि ये मंच संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में काम करेगा और दुनिया भर के संघर्षों को सुलझाने के लिए एक नया तंत्र तैयार करेगा। अमेरिका इस पहल के लिए $10 बिलियन तक देने को तैयार है। साथ ही चीन और रूस को भी इसमें शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन अब तक न चीन ने और न ही रूस ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। यानी मंच की घोषणा हो चुकी है, लेकिन उसकी वास्तविक संरचना अभी अस्पष्ट है। भारत को भी इस पहल में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, हालांकि भारत ने अभी तक इस पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। अगर यह मंच संयुक्त राष्ट्र के समानांतर प्रभाव डालने लगता है तो क्या यह वैश्विक शक्ति संरचना में बदलाव का संकेत होगा? क्या यह एक नए प्रकार की बहुपक्षीय व्यवस्था की शुरुआत हो सकती है, जहां पारंपरिक संस्थाओं से अलग नए मंच बनते हैं? और ऐसे में भारत की स्थिति क्या होगी? भारत हमेशा रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर देता रहा है, तो क्या इस नए मंच में शामिल होकर वह संतुलन बनाए रख पाएगा, या उसे बहुत सावधानी से कदम रखना होगा? ये सवाल अभी खुले हैं, क्योंकि पहल की घोषणा जितनी तेजी से हुई है उसकी दिशा उतनी ही अनिश्चित है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, भारत एक और बड़े वैश्विक कदम की ओर बढ़ रहा है। वो औपचारिक रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल होने जा रहा है। नाम नया है, लेकिन उद्देश्य बेहद स्पष्ट है: AI और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना। आज की दुनिया में चिप्स सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा नहीं है, वे रक्षा प्रणालियों, AI मॉडल्स, ऑटोमोबाइल, ऊर्जा ग्रिड, हर महत्वपूर्ण क्षेत्र की रीढ़ बन चुके हैं। इसीलिए इस गठबंधन में पहले से जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, UAE, UK, इजराइल जैसे देश शामिल हैं। यानी वे देश जिनके पास या तो उन्नत तकनीक है, या महत्वपूर्ण संसाधन, या रणनीतिक भूस्थान। अब ऐसे समूह में भारत का शामिल होना क्या बताता है? ये संकेत देता है कि भारत केवल बाजार नहीं बनना चाहता, वो सप्लाई चेन का सक्रिय और निर्णायक हिस्सा बनना चाहता है। इसका मतलब है सहयोग केवल AI तक सीमित नहीं रहेगा। चिप निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति, ऊर्जा सुरक्षा और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी क्षेत्रों में गहराई से साझेदारी बढ़ेगी। दूसरे शब्दों में, ये केवल टेक्नोलॉजी सहयोग नहीं है, ये 21वीं सदी की आर्थिक शक्ति का ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात संतुलन की है।
भारत पहले से क्वाड का हिस्सा है, साथ ही ब्रिक्स में भी सक्रिय है और अब पैक्स सिलिका जैसे अमेरिकी नेतृत्व वाले तकनीकी गठबंधन में भी प्रवेश कर रहा है। यानी भारत किसी एक धुरी पर नहीं खड़ा है, वो मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर चल रहा है, जहां संबंध कई दिशाओं में है, लेकिन निर्णय भारत के हित के अनुसार हैं। ये रणनीति आसान नहीं है। हर मंच पर अलग समीकरण, अलग अपेक्षाएं और अलग दबाव होते हैं, लेकिन यदि संतुलन साध लिया जाए तो यही नीति भारत को वैश्विक शक्ति समीकरण में एक स्वतंत्र धुरी बना सकती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत दिया है। उन्होंने भारत की उस मांग का समर्थन किया है जिसमें राफेल का सह उत्पादन भारत में करने की बात कही गई है। अब यहाँ कहानी दिलचस्प होती है। मैक्रों ने साफ शब्दों में कहा, भारत अब सिर्फ एक ग्राहक नहीं है, भारत एक रणनीतिक औद्योगिक साझेदार है। यानी रिश्ता खरीदार और विक्रेता से आगे बढ़ चुका है। 114 राफेल MRFA के प्रस्ताव में लगभग 40 से 50% तक स्थानीयकरण संभव बताया गया है। अब इसका सीधा मतलब समझिए, जेट भारत में बनेंगे, उनमें भारतीय कंपनियों के बनाए हुए कई घटक शामिल होंगे, भारतीय हथियारों का एकीकरण संभव होगा और सबसे महत्वपूर्ण, लंबे समय तक रखरखाव और मरम्मत की क्षमता भी भारत में ही विकसित होगी। यानी सिर्फ विमान नहीं आएंगे, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा। यही तो आत्मनिर्भर भारत का रक्षा संस्करण है। और यहाँ एक और बड़ा संकेत छिपा है। फ्रांस पहली बार राफेल को अपने देश के बाहर इतने बड़े पैमाने पर बनाने के लिए तैयार दिख रहा है। यह साधारण बात नहीं है, क्योंकि फाइटर जेट टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे संवेदनशील तकनीकों में से एक होती है। इसलिए यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, यह भरोसे का संकेत है। यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की दिशा में कदम है। यह दीर्घकालिक औद्योगिक साझेदारी की नींव है। और जब कोई देश आपको सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि निर्माण साझेदार मानने लगे, तो समझिए रणनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। यह बैठक औपचारिक जरूर थी, लेकिन इसके विषय बेहद रणनीतिक थे। चर्चा का केंद्र था क्रिटिकल मिनरल्स और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। क्रिटिकल मिनरल्स यानी लिथियम और रेयर अर्थ जैसे संसाधन। आज यही संसाधन AI सिस्टम, बैटरियों, मिसाइल टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर उद्योग की नींव हैं। जो देश इन पर नियंत्रण या साझेदारी बनाता है, वह भविष्य की तकनीकी प्रतिस्पर्धा में आगे निकलता है। ऐसे में यदि अमेरिका पाकिस्तान के साथ इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहा है, तो यह सिर्फ आर्थिक जुड़ाव नहीं है, यह एक रणनीतिक संदेश भी है। इसी मंच पर शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस कहा और 2025 के संघर्ष को रोकने का श्रेय दिया। भारत ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी स्थापित नीति पर टिके रहना चुना। भारत का रुख स्पष्ट है। भारत और पाकिस्तान के मुद्दे द्विपक्षीय हैं। किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। दोस्तों, हर 24 घंटे में जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। एक तरफ ट्रंप दक्षिण एशिया के संघर्ष का श्रेय ले रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्रिटिकल मिनरल्स पर बात कर रहा है। साथ ही एक नया वैश्विक मंच बोर्ड ऑफ पीस बन रहा है और इसी बीच भारत पैक्स सिलिका जैसे टेक गठबंधन में प्रवेश कर रहा है। मतलब साफ है, दुनिया शक्ति संतुलन के नए चरण में प्रवेश कर रही है। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं है, भारत अब साझेदारी चुन रहा है, संतुलन साध रहा है और रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए अपनी जगह मजबूत कर रहा है। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।